नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल केडी अध्ययन में। मैं हूँ शरद। आज हम लोग संविधान के अनुच्छेद 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का उल्लेख किया गया उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर पार्ट हमारे मौलिक अधिकारों में हम लोग देखें तो वो है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बिना यूँ कहे कि मौलिक अधिकार किसी काम के नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकारों के लिए जो हमें न्याय की जो गारंटी देता है वो कौन देता है? अनुच्छेद 32 ही प्रदान करता है। क्योंकि अनुच्छेद 32 में ये व्यवस्था है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर कोई व्यक्ति सीधे कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है और अपने मौलिक अधिकारों को क्या करवा सकता है? लागू करवा सकता है। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32, उसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोगों को याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे कहा था? अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? संविधान की आत्मा। तो जब भी किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो व्यक्ति संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के तहत उसको ये अधिकार है कि वो उच्चतम न्यायालय में क्या कर सकता है? याचिका दायर कर सकता है और अपने अधिकारों को क्या कर सकता है? लागू करवा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। इसे हम लोग कहते हैं, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हेबियस कॉर्पस, परमादेश मैंडेमस, तीसरा उत्प्रेक्षण सर्टियोररी, चौथा है प्रतिषेध लेख प्रोहिबिशन, और पांचवा है अधिकार प्रश्या क्वा वारंटो। तो हम लोग इनको बारी बारी से देखें। सबसे पहला हमारा सामने है बंदी प्रत्यक्षीकरण। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के तहत जो रिटें दायर होती है वो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के तहत 226 हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की जा सकती है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायिक क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है, इसलिए वहाँ पर उसके द्वारा जो है किसी भी प्रकार का जो रिट है वो जारी की जा सकती है। लेकिन हाईकोर्ट के जो न्यायिक क्षेत्र वो क्या है? सीमित है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति को किसी अधिकारी के द्वारा या किसी प्राधिकरण के द्वारा बंदी बना लिया जाता है तो वो बंदी बनाने वाला व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है और न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारी को या प्राधिकरण को यह आदेश देता है कि बंदी किए गए व्यक्ति को न्यायालय के सामने क्या किया जाए? प्रस्तुत किया जाए, ताकि न्यायालय बंदी बनाए जाने का क्या जान सके? कारण जान सके। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण में ऐसा अनिवार्य नहीं है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उस व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। यहाँ पर जानने का तात्पर्य ये है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में सुप्रीम कोर्ट ये जानता है कि उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है क्या उसको गिरफ्तार करने का कारण उचित है, उसको जिस प्रोसीजर के तहत गिरफ्तार किया गया क्या वो प्रोसीजर पूरी तरीके से फॉलो की गई है। अगर वो प्रोसीजर पूरी तरीके से फॉलो की गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं की गई अर्थात उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तो इसी कंडीशन में जो है सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को बंदीकरण से क्या कर सकता है? मुक्त करवा सकता है रिट जारी करके द्वारा। ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है ये प्राधिकरण के खिलाफ और व्यक्ति दोनों के खिलाफ क्या की जा सकती है? जारी की जा सकती है। यानी कि यदि किसी अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो उस अधिकारी के द्वारा अधिकारी के खिलाफ, और यदि किसी संस्था के द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो उस संस्था के खिलाफ भी जो है इसको जारी किया जा सकता है। सेकंड हम लोग देखते हैं परमादेश। तो परमादेश जो रिट है ये एक नियंत्रणकारी रिट है जिसको जो है सार्वजनिक अधिकारी या संस्था को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों को नकारने का हम लोग कारण पूछ सकें। जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने से मना करता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रिट जारी करके पूछा जा सकता है कि वो उनके कार्यों को किस कारण से नकार रहा है या फिर उसके कार्य वो क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो परमादेश की रिट है ये किसी निजी व्यक्ति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। हम लोगों को ध्यान रखना है। जैसे अगर
एग्जाम में क्वेश्चन आया कि क्या परमादेश रिट राष्ट्रपति के खिलाफ जारी की जा सकती है? नहीं जारी की जा सकती। राज्यपाल के खिलाफ नहीं जारी की जा सकती। तो परमादेश जो है वो केवल किन के लिए है? उन अधिकारियों के लिए जिनके से ये पूछा जा सके कि वो उस जो कार्य को उनके द्वारा नकारा गया है वो किस कारण से नकारा गया है। अर्थात कोई अधिकारी अपने कार्य से मुकरता है या फिर अपने कार्य को नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करता है? रिट जारी करता है और उससे पूछता है कि इसके द्वारा कार्य को नकारने का कारण क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति से या फिर राज्यपाल से ये नहीं पूछ सकता है। फिर आती है तीसरी रिट, उत्प्रेषण, जिसे हम लोग सर्टियोरिटी कहते हैं। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या फिर सूचना देना। तो जब भी निचले न्यायालयों में मामले लंबित होते हैं तो उन लंबित मामलों को जो है अपने पास न्याय निर्णय के लिए बुलाने के लिए जो उच्च न्यायालय होते हैं वो क्या करते हैं? अपने अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश देते हैं कि वे अपने पास जो लंबित मामले हैं उनको न्याय निर्णय के लिए कहाँ भेजें? वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। अर्थात उच्च न्यायालय के द्वारा निचले न्यायालय को जो आदेश जारी किया जाता है वो कौन सा होता है? उत्प्रेषण। तो इस रिट के द्वारा जो है उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को ये कहता है कि वे अपने पास लंबित पड़े मामलों को न्याय निर्णय के लिए कहाँ भेजें? वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। इसके बाद आता है चौथा, प्रतिषेध लेख, जिसको हम लोग प्रोहिबिशन भी कहते हैं। तो प्रतिषेध का जो मीनिंग होता है वो होता है मना करना या फिर रोकना। तो जब भी कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कोई न्याय निर्णय देता है तो उच्च न्यायालय जो उस न्यायालय को उस कार्य को करने से क्या करता है? रोकता है, प्रोहिबिट करता है। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? रोकना। तो जब भी कोई न्यायालय अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करेगा तो उसे जो है उच्च न्यायालय के द्वारा क्या करा जाएगा? रोका जाएगा। इसके लिए जो रिट जारी की जाएगी वो क्या कहलाती है? प्रतिषेध लेख। देखिए इनमें दोनों में थोड़ा सा अंतर है। उत्प्रेषण में क्या होता है? निचले न्यायालय में अगर कोई मामला लंबित पड़ा है तो उच्च न्यायालय उसको ये कहता है कि भैया इसको कहाँ भेज दो? हमारे पास भेज दो। तो प्रतिषेध लेख में क्या होता है? यदि कोई न्यायालय अपने न्यायिक सीमा क्षेत्र से कहाँ चले गया? बाहर चले गया, तो ऐसी कंडीशन में उस पर क्या लगाई जाती है? रोक लगा दी जाती है। तो प्रतिषेध का तात्पर्य है रोकना या मना करना। और किसी उच्च न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को या फिर अधिकरणों को जब भी वो क्या चले जाए न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करे तो उसको रोकने के लिए इसको क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। इसके बाद आता है अधिकार प्रच्छा, इसको हम लोग क्वा वारंटू कहते हैं। तो जब कोई अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कोई कार्य करता है तो उससे ये पूछा जाता है कि वो किस अधिकार के तहत ये कार्य कर रहा है। ये किसके द्वारा पूछा जाता है? अधिकार प्रच्छा लेख या रिट के द्वारा। तो अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि इन चारों रिटों से हटकर ये पांचवी रिट है। ये इसलिए क्योंकि इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, न कि पीड़ित व्यक्ति के द्वारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अधिकारी है, वो अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। पीड़ित व्यक्ति ए है, ए ने शिकायत नहीं की, लेकिन अगर बी शिकायत करता है तो भी इसके खिलाफ जो है ये अधिकार प्रच्छा रिट क्या की जा सकती है? दायर की जा सकती है। इन चारों रिटों में पीड़ित का होना आवश्यक है, लेकिन ये जो पांचवी रिट है अधिकार प्रच्छा लेख, इसमें जो है इच्छुक व्यक्ति के द्वारा अगर नहीं भी हो तो भी इसे जारी किया जा सकता है। बिना पीड़ित के इच्छुक व्यक्ति द्वारा भी इसको क्या किया जा सकता है? जारी किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पांचों रिटें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर कि बंदी प्रत्यक्षीकरण से और परमादेश से। तो इन पांचों रिटों को आप लोग ध्यान रखेंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन तो उठकर आता ही आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।